आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा चैप्टर के सब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करने वाले। पिछली क्लास में हमने इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ लिए थे, अच्छी तरीके से समझ लिए थे। आज की क्लास में इसको सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं और सभी प्रश्न यहीं पर याद हो जाए, चिंता करने की बात नहीं है। ध्यान से केवल सुनिएगा। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न है, देखो पहला प्रश्न, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। तो देखो चैप्टर को हम बताए थे कि विडंबना मतलब एक तरह से समझ लीजिए उपहास मतलब वो सोच रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, इस तरह का विचार को विडंबना कहा जाता है। तो विडंबना सोचते हैं कि आजकल का जो लोग है, आजकल भी लोग भी जातिवाद के पोषक है और जातिवाद का फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। ये तब की बात है जब बाबा साहेब ने भाषण देने के लिए तैयार किया था 1936 में। तब विडंबना का स्वरूप ये है कि वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है और साथ ही साथ जो पोषक जो सपोर्टर है जातिवाद के, वो कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा लिख दीजिएगा। देखो यहाँ पर जो लिखा है ये भी सही है, लेकिन हम जो बातें बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और उसको याद करने का प्रयास कीजिए, रट्टा नहीं करना। ठीक है, तो लेकिन लेखक विडंबना की बात करते हुए कहते इस युग में जातिवाद पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन के रूप ले लिया अस्वाभाविक। हम बताए थे ना, ये श्रमिकों को कैसे विभाजन करती है, अस्वाभाविक कहती है। देखो पहले लोगों को बांटती है, फिर लोगों के साथ लोगों के काम को भी बांटती है, भाई तू ये काम करेगा। अब आगे देखो, दूसरा नंबर जो प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो देखो जातिवाद के पोषक तर्क देते हैं, मान के चलिए कोई व्यक्ति है, ठीक, रमेश है, ठीक है, हरी बाबू जगन्नाथ है, ठीक है, दोनों को काम मिल गया, मान चलो कोई एक को काम मिल गया सफाई का काम, एक को मिल गया बाल कटाई का काम। तो काम मिल गया तो ये अच्छे तरीके से ये काम करेगा। ठीक है, ये अच्छी तरीके से काम करेगा, यानी काम बढ़िया से होगा, यानी कार्यकुशलता अच्छा से होगा, काम अच्छा से यानी कार्यकुशलता अच्छा से। लेकिन इसका जो छोटा छोटा बालक होगा, जो बालक है, इसका भी छोटा जो बालक होगा, उसको भी कह देगा तो भाई तू हो बाले काटे के काम कर, तू हो सफाई के काम कर। तब तो दिक्कत हो गया ना जी। अब इसका बालक कहेगा नहीं पापा जी हम ये काम नहीं करेंगे, हम सरकारी नौकरी तैयार करेंगे, चाहे हम कोई दूसरा काम पसंद है, हमें पूजा कराने का काम पसंद है, हमें लोहा लकड़ वाला काम पसंद है, तो ये अपने अनुसार से नहीं कर सकता, यानी इसमें समस्या थी। ठीक, यानी जातिवाद के पोषकों का तर्क आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। वो कहते हैं कि जो जाति प्रथा है श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। पूछा जाएगा कि जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है, तो श्रम विभाजन का दूसरा रूप जाति प्रथा। आगे देख लीजिए, आगे देखो प्रश्न है 3 नंबर कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखकों की प्रमुख आपत्ति क्या है। तो देखो जातिवाद के पक्ष में पहला तर्क वो देता है कि कार्यकुशलता के लिए क्या है, जाति प्रथा अच्छी बात है, लेकिन बाबा साहब ने पूरी तरीके से उसको धो दिया। पहला नंबर इस दे दिया कि जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का रूप लिया है, साथ में श्रमिकों का विभाजन करती है, साथ में अस्वाभाविक विभाजन करती है। अब जो काम मिल गया उस व्यक्ति को, वह काम वो जीवन भर करेगा, वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं चुन सकता अपना पेशा। और जब इच्छा अनुसार पेशा नहीं चुनेगा तो कोई व्यक्ति अपना मन से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट है, मान चलिए 12th पास कीजिए, 12th पास करके बाद मान चलिए आपको कोई सरकारी नौकरी करने का मन होगा, कोई का नहीं करना हो, कोई को बिजनेस में बनने का मन हो, लेकिन आपके माता पिता कह रहे हैं कि आप सरकारी नौकरी करिए, तो आप कितना भी अच्छी तरीके से सरकारी नौकरी की तैयारी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस चलते यानी रुचि के आधार पर भी पेशा चुनने का ना अधिकार था। मान के चलो कोनो अचानक से कोनो परिवर्तन हो जाए, आकस्मिक परिवर्तन हो जाए, जिसके कारण जैसे कोरोना आया था अचानक से, तो अचानक से ढेर सारे लोगों ने अपना पैसा चेंज कर लिया था, लेकिन इस स्थिति में आप पैसा नहीं चेंज कर सकते, यानी बहुत ही खराब है। ठीक, तो देखो, तो जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। देखो सब जगह जो विभाजन है ना स्वाभाविक है, मतलब लोगों के अनुसार है, लेकिन ये भारत का जो जाति प्रथा है ये अस्वाभाविक विभाजन करती है। आगे देखो, आगे 3 नंबर जो प्रश्न है
कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। स्वाभाविक रूप क्यों नहीं सकती, एक लाइन में आंसर दो। स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि भारत में जो जाति प्रथा है वो लोगों की रुचि पर आधारित नहीं है। हम पढ़ाए थे ना, उसमें क्या लोग अपने अनुसार पेशा चेंज करते थे? नहीं भाई, जो मिल गया पिताजी के अनुसार वही चेंज होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। देखो, भारतीय समाज में जातिवाद के पक्ष में दिए गए जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन अस्वाभाविक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि पर तथा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है। देखिए, इसका लाइन यहाँ तक आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। बल्कि माता पिता गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है जो व्यवस्था के अरुचि पूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मकता को बढ़ाता है। मतलब लड़का पैदा भइल के ना, लड़का माँ के गर्भ में है तभी चाहे उसका पेशा निर्धारण हो गया। बाबू रे, देख तुम्हारे पापा काम करते थे, बाल कटाएगा तो तुम भी बाबू हमारा काम करोगे, वही बाल कटाएगा। लेकिन हम तो जाने थे, हमारा बुझाता बबुआ। आगे देखो 4 नंबर जो प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी है। देखिए, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण ऐसे बनी है कि मान के चल कोई आकस्मिक चेंज हो गया, जिसके कारण कोई भी जो जाति प्रथा है वो पेशा चेंज करने की अनुमति नहीं देती है। जब पेशा कोई व्यक्ति चेंज नहीं करेगा, यानी व्यक्ति जब पेशा नहीं चेंज करेगा, यानी उसके घर में पैसा नहीं आ पाएगा क्योंकि अब तो पैसा कमाने के लिए कोई सोर्स है भी नहीं किया। जो काम करता था वो काम उसको मिल ही नहीं रहा है, यानी उसके घर में पैसा कम होगा। और जब पैसा कम होगा यानी बेरोजगारी बढ़ेगा। बेरोजगारी जब बढ़ेगा तो वही आर्थिक कारण होगा। आर्थिक मतलब क्या होता है? पैसा कमी। तो इसी तरह से ये बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, उसे कार्य में रुचि हो या नहीं हो। कह सकते हैं कि जब श्रमिकों कार्य करने में दिल न लगा न दिमाग लगा तो कई कार्य कुशलता से पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। देखो, इसमें भी लिखा है वही बात जो हमने बोला, लेकिन इसमें तो बढ़िया से लिख दिया है। ठीक, लेकिन देखो हमें क्या करना है, अपने भाषा में लिखना है क्योंकि जो एग्जामिनेशन में होता है ना, पहला ही लाइन में लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने प्रश्नों का जो उत्तर है अपने शब्दों में दे। तो हमें अपने शब्दों में देना है, लेकिन अपने शब्दों में ना कि एकदम भोजपुरी में लिख दो, बाबा साहब ऐसे कहले रहन, फिर बाबा साहब वैसे कहले रहन, बाबा साहब ऐसे कहले रहन। ये सब ना मतलब अब हिंदी में लिखना है, अच्छे तरीक़े से समझा के लिखना है। ठीक है, सरल भाषा में लिखना है। इतना खतरनाक भाषा लिखो तो उनकी याद ही ना हो तो ठीक है, याद हो जी। इतना खतरनाक भाषा ना याद हुई ना, चिंता नहीं करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उससे याद करना। लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? तो लेखक आज के गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जाति प्रथा किसी व्यक्ति को एक पेशे में बांध देती है। एक पेशा बनने का जीवन भर उसी पेशे को फॉलो करता है। उस व्यक्ति को उसमें रुचि नहीं रहती तब पर भी वही काम करता रहता है। अब वही काम करता रहता है तो उस काम को अच्छी तरीके से ना दिल ना लगता है ना दिमाग। जहाँ पर दिल ना लगी तहाँ पर दिमाग ना लगी, वहाँ पर काम अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। और जब काम अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा तो उन लोगों के घर में पैसा कम आएगा। जब पैसा कम आएगा यानी आर्थिक क्षति होगी। जब आर्थिक क्षति हुई तो लोगों को पैसा कम है भाई, तबीयत तो कोई खराब हो जाए तो लोग मर जाएंगे। जाति प्रथा बड़ी खतरनाक है। तो छोटा सा रूप लिया है, छोटा सा बढ़ते बढ़ते देखो। ठीक, तो लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं क्योंकि अरुचि और व्यवस्था के मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने में न दिल लगता हो न दिमाग कुशलता कैसे प्राप्त हो? सुनो अब ध्यान से, समझ तक गए प्रश्न के आंसर। देखो, आपसे पढ़ाई से कीजिए प्रेम बहुत अच्छी चीज़ है। प्रेम जब कीजिएगा ना, प्रेम हो जाएगा तो पढ़ाई पूरी अच्छी तरह से कीजिएगा। इसीलिए देखो, पढ़ाई से जब दिल और दिमाग दोनों लग जाएगा तो जहाँ लग गया दिल और जहाँ लग गया दिमाग वहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आता है। ठीक है, तो दिल दिमाग लगाने का कोशिश किया और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तनी पढ़ना है, धीरे धीरे से ज़िंदगी में पढ़ाई को उतारना है। कबीर साहब कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब होए, माले सींचे 100 घड़ा ऋतु फल होए। मतलब हमें धीरे धीरे मन को
बनाने हैं और धीरे धीरे पढ़ाई को अपने जीवन में उतारना है। हमें माली नहीं बनना है कि एक ही दिन में 100 को घड़ा सींच दो। माली जो होता है क्या करता है, 100 को मतलब खूब ही नहीं सींचता है, लेकिन पेड़ उतना बढ़ता है, फसल उतना होता है नहीं। लेकिन जैसे ही एक बार ऋतु यानी जो बरसात का ऋतु आया, वो फल सींच दिया, हो गया। फल एक ही बार मिलेगा, लेकिन मेहनत डेली करना पड़ता है। ठीक है, तो हुई सुनो, किस परिस्थिति में किसी मनुष्य को भूखे मरने की नौबत आती है? किस परिस्थिति में जब व्यक्ति को अपना पेशा चेंज करने की अनुमति नहीं है, यानी किसी प्रकार का आकस्मिक परिवर्तन और पेशा नहीं चेंज करे, भूखे मरेगा भाई, उसके घर पैसा कम हो जाएगा। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यदि कोई मनुष्य को अपना पेशा बदलने की छूट ना हो, तो ऐसी स्थिति में भूखे मरने की कोई नौबत आ सकती है। प्रतिकूल परिस्थिति मतलब कोई आकस्मिक परिवर्तन, जैसे कोरोना आ गया था, बहुत सारे लोगों ने पेशा चेंज कर लिया था। बहुत सारे लोगों ने उस समय केवल कोरोना काल में केवल सब्जी भी चलता था। ठीक है, तो लोगों ने सब्जी चलाना, बेचना शुरू कर दिया था। 7 नंबर देखो प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया था? तो बहुत सारा पहलू से। पहला नंबर तो जाति प्रथा लोगों का विभाजन करती थी, यानी श्रमिकों को विभाजन करते। दूसरा नंबर अस्वाभाविक विभाजन करते। तीसरा नंबर जो जाति प्रथा लोगों को रुचि पदार्थ नहीं। चौथा नंबर पेशों को पूर्व निर्धारण कर देती है। पाँचवा नंबर जो पापा काम करते हैं बेटा के वो काम करे पड़ जाए, बेटा के मन ना रहे तब वो काम करे पड़े, दिल ना दिमाग लगे किसी भी स्थिति में तो पेशा चेंज नहीं कर सकते हो, बेटा घर में बात तभी तो पेशा तार निर्धारित होगा। इस तरीके सब लिख देगा। तो साथ में साथ इसमें बेरोजगारी भी बढ़ जाती है, आर्थिक पहलू से भी हानिकारक है। लेखक ने पाठ में विभिन्न पहलुओं को जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि व्यवस्था में श्रम विभाजन का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा स्वाभाविक लोकतंत्र के रूप में आदि, ये सब किए हैं। आगे देखो, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं की बात की थी? देखो, बाबा साहेब ने पूरे अच्छी तरीके से जो जातिवाद के पोषक लोग थे, जाति प्रथा के पोषक लोग थे, उनको धो दिया, पूरे अच्छी तरीके से धो दिया कि बाबू रे तो जाति प्रथा में बहुत खतरनाक चीज़ है। देखो लोग किस तरह के 1936 में भाषण लिखे बाबा साहेब ने, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, कि चलो भाषण देंगे लाहौर में, लेकिन भाषण देने के लिए जब गए तो पता चला कि भाषण देना ही नहीं है। सोच लो लोग कैसे, सोचो लोग देखो, जब जो कोई व्यक्ति सत्य के साथ रहता है ना, सच्चाई के साथ रहता है, तो उसके साथ कठिनाई बहुत आता है, और बाबा के साथ कठिनाई बहुत है जी, बहुत मतलब बहुत। तो लेखक किस विशेषता की बात करते हैं? तो जो बाबा साहब कहते हैं कि पहले नंबर जो समाज हो गई चाहिए वो समता, भातृत्व और भाईचारा पर निर्धारित है। समता, भातृत्व और भाईचारा। समता मतलब समान, भातृत्व मतलब लोगों में भाईचारा होगी चाहिए, और स्वतंत्रता पर है। स्वतंत्रता मतलब सब कोई के समान अधिकार हो, सब कुछ खुला, मतलब कोई रोक टोक नहीं के। साथ में भाईचारा ऐसा हो जैसे दूध और पानी के मिश्रण, जैसे दूध और पानी में जैसे मिला दिया जाता है तो कोई चेंजिंग कर पाता है, जो हटा पाते हैं नहीं, तो उसी प्रकार का लोकतंत्र होना चाहिए। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अपने विशेषताओं को आवश्यक मानते हैं। बहुविध हितों में सब भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सहज होनी चाहिए। हम समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा की भावना होनी चाहिए। हमारे सभी साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। लिख सकते हैं कि नहीं? बहुत आसान था। ठीक है, तो इन सब प्रश्नों को लिख लीजिएगा, और साथ में देखिए टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप चैनल है, उसमें लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF वहाँ पर मिल जाएगा। और सभी मित्रों के पास क्लास को शेयर करने के प्रयास जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।